हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सेल स्टडी में। और आज मैं लेके आई हूँ बिहार दारोगा का जो सेट नंबर 2 है। और आपको पता है कि जो अभी एडिटोरिया का वॉल्यूम सेकेंड आया है, यह उसका सेट नंबर 2 है। और जो वॉल्यूम फर्स्ट है उसमें 7 टेस्ट सीरीज हम लोग देख चुके हैं, और 8वां जो है वो आप लोग को टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो भी आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगर आपको इन सभी का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आपको पता होगा कि बिहार दारोगा बीपीएससी का जो पीवाईक्यू है, उसके अलावा जैसे केजीएस, फिर अलग अलग इंस्टीट्यूट के जितने भी टेस्ट सीरीज हैं वो भी आपको मिलता है, चाहे वो वीडियो फॉर्म में हो या फिर आपको पीडीएफ। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहां पे आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसका पहला क्वेश्चन से इसको सॉल्व करते हैं। इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक हैं। तो आपको पता है कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है जैविक घटक और अजैविक घटक के मिलने से बना है, और इसमें जैविक घटक में जो 3 पार्ट है, एक है उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता और तीसरा अपघटनकर्ता। इसमें जैविक कारक पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। फिर है कि कांडला जो है निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपको पता ही होगा, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। और साथ में ये भी याद रखिएगा कि एशिया का यह पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र था जिसको 1965 में कांडला गुजरात में स्थापित किया गया था। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट किलिमंजारो, यह किस देश में अवस्थित है। तो आपको पता ही होगा कि यह तंजानिया में है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसके अलावा भी और बहुत सारे पर्वत हैं, जैसे ओजस डेल सेलेडो, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आपको पाया जाएगा। फिर है माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका में। फिर यूरोप, जो यूरोप में आपको एल्बुर्स मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग वर्ल्ड मैप पे जाके एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर खनिज की पहचान करें और बताएं कि यह जो खनिज कौन सा है। तो इसमें है कि भारत में इसके लगभग 95% भंडार जो है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा में पाए जाते हैं। और इसका जो प्रमुख खदान है नोआ मुंडी है, बैलाडीला है, कुद्रेमुख है और बलारी है। और खदानें जो हैं भारत के पूर्वोत्तर पठारी क्षेत्र में कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित है। तो आपको पता ही होगा कि ये सारी विशेषता जो है वो लौह अयस्क की है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा नदियों का जोड़ा जो है गंगा में उत्तर दिशा से आकर मिलने वाली नदियों का जोड़ा है। तो आपको पता होगा कि जो गंगा में उत्तर दिशा से मिलने वाली नदियों का अगर हम देखें तो इसमें घाघरा, बूढ़ी गंडक, कमला, कोसी, महानंदा, ये बिहार में बेसिकली ये बिहार की मैं बात कर रही हूँ। उसके अलावा भी और जो है वो है, पर अभी यहाँ बिहार की बात हो रही है अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो इस तरीके से अगर आपको याद है, क्योंकि बिहार स्पेशल में भी आपको पढ़ना ही होता है कि बिहार की नदी, तो उसके आधार पे भी आप इसका आंसर सही कर पाएंगे। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी कि कोसी और बूढ़ी गंडक, क्योंकि आपको पता होगा कि कर्मनाशा जो है ये दक्षिण से मिलने वाली नदी है। फिर आप देखेंगे तो सोन दक्षिण की है, और कमला और फल्गु में देखें तो फल्गु जो है यह दक्षिण से मिलने वाली नदी है। तो इसीलिए ये तीनों ऑप्शन गलत है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट में हमारा कह रहा है कि मौसम एवं उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है। तो ये भी आपको पता होगा कि जो हमारी पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री अक्ष पे झुकी हुई है। तो इस कारण से इसका जो कक्षीय झुकाव है वो 66 डिग्री है। तो ये भी आप लोग को पता होगा। और बेसिकली इसी के कारण जो है मौसम और उसकी जो बनावट में परिवर्तन है वो आप बोल सकते हैं कि वो इसी के कारण होता है, यानी कि कक्षीय झुकाव के कारण। इसलिए हमारा जो आंसर है वो डी सही हो जाएगा कि पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई के अनुसार आरोही क्रम है। और आरोही क्रम आप लोग को पता है कि बढ़ते हुए क्रम में है, यानी कि जो सबसे पहले जो छोटा डिजिट है उसके बाद फिर लिखेंगे कि उससे बड़ा क्या है और फिर उससे बड़ा क्या है, यानी कि यह आरोही क्रम है। तो इसमें कह रहा है कि आरोही क्रम के अनुसार जो है पड़ोसी देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई के अनुसार लगाना है। तो मैं आपको पहले रिवाइज करवा देती हूँ, फिर मैं आंसर बताऊंगी। तो आपको पता है कि इंडिया का जो सबसे लंबा जो भू-स्थलीय जो बाउंड्री है वह बांग्लादेश के साथ लगता है। और इसका याद रखिएगा कि इसका जो है 4096.7 किलोमीटर। मैं इसलिए इसको डिजिट में बता रही हूँ क्योंकि अगर आप इसको ऐसे याद करेंगे कि 4096 किलोमीटर, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए 4096 इजिली याद रहेगा।
नेक्स्ट में हमारा जो है सेकेंड नंबर पे आएगा चाइना, जिसमें 3488 किलोमीटर, और पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, नेपाल 1751 किलोमीटर, फिर म्यांमार जो है वो 1643 किलोमीटर, और फिर भूटान 699 किलोमीटर, और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। तो इस तरीके से जो है आप सभी को याद कर सकते हैं, और कम से कम 3 तो आप लोग को याद होना ही चाहिए कि बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान। और फिर आपको अफगानिस्तान और भूटान आपको ऐसे भी आपको देख के मैप में पता चलेगा कि वो छोटा है, यानी कि बहुत कम क्षेत्र जो है भारत उसके साथ शेयर कर रहा है। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर बन जाएगा वह ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। और इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि जो भाखड़ा नांगल परियोजना है यह सतलज नदी पे बना हुआ है, और इस बांध की जो ऊंचाई है वो 740 फीट है। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। और इसकी जो बिजली उत्पादन क्षमता है वो भी आप लोग, हालांकि ये जरूरी नहीं है बट ऐसे ही एक बार देख लीजिएगा कि 1325 मेगावाट है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि फिजी द्वीप अवस्थित है। तो ये आपको पता ही है कि यह जो है प्रशांत महासागर का द्वीप है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। और इसके अलावा आपको पता ही होगा कि प्रशांत महासागर जो है वह सबसे बड़ा महासागर है, और साथ में सबसे गहरा महासागर भी। और मेरियाना ट्रेंच जो है, आपको पता होगा कि प्रशांत महासागर में सबसे जो गहरा ट्रेंच है वह मेरियाना ट्रेंच ही है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि कोरोमंडल तट का विस्तार है। तो कोरोमंडल तट का विस्तार देखेंगे तो यह कुमारी अंतरीप से कृष्णा नदी के डेल्टा तक का है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। और इसके अलावा देखेंगे तो इसकी जो टोटल लंबाई है वह 1076 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी कि 1076 वर्ग किलोमीटर है। और यह भारत की जो दक्षिण पूर्वी तट रेखा है तो उसको जो है कोरोमंडल तट नाम दिया गया है। तो ये भी आप लोग को पता होगा। आगे है कि किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि शिव समुद्रम जो है कावेरी नदी पे है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। और कावेरी के बारे में आपको एक बात और भी पता होगा कि इसको जो है दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं। और गंगा जो है आपको पता है कि उत्तर भारत में उसका अपना सांस्कृतिक महत्व है। तो सेम इसी तरीके से दक्षिण भारत में जाएंगे तो कावेरी का उसी तरीके से इम्पोर्टेंस है, यानी कि कल्चरल इम्पोर्टेंस, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में गंगा का है। तो इसीलिए कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं। और इसके अलावा गोदावरी जो है उसको दक्षिणी गंगा बोलते हैं बाय लेंथ, यानी कि वह जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इस कारण से उसको दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा बोलते हैं। तो अक्सर जो है इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है, तो इसीलिए आप लोग इसको इजिली बाइफरगेट कर पाए, इसलिए मैं इसका थोड़ा डिटेल बता दी। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा दिया हुआ है कि सुर सरोवर पक्षी विहार जो है यह कहाँ स्थित है। तो आगरा, उत्तर प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। और इसके अलावा जो है इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे दिया हुआ है कि स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां यह बनाई जाती है। तो आपको पता ही होगा कि यह भूमिगत जल के द्वारा बनने वाली स्थलाकृति है। और इसके अलावा अगर देखेंगे तो भूमिगत जल से बनने वाली जैसे घोल रंध्र है, फिर विलियन रंध्र है, युवाला, पोलजे, फिर लेपीज और भी बहुत सारे हैं। और हिमानी के द्वारा देखें तो हिमानी के द्वारा सर्क और टॉर्न, अरेट, हॉर्न, नुनाटक। अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो और नहीं भी है तो जीएस में भी एटलीस्ट नाम तो पता ही होना चाहिए, अदरवाइज ऑप्शनल में तो आपको डिटेल में पढ़ना होता है। और पवन के द्वारा भी मैं बता देती हूँ कि पवन के द्वारा जैसे जुगेन है, यारडांग है, फिर प्लाया झील है, या फिर लोएस का मैदान है, बरखान है। तो ये सारा पवन के द्वारा जो निर्मित स्थलाकृति है। और उसके अलावा सागरीय जल में अगर देखेंगे तो सागरीय जल का जो है इसमें आ जाएगा सर्क, फिर पुलीन, फिर टंगानिका। तो इसीलिए आप लोग ये सारा जो है एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। और चलिए देख लेते हैं कि इसमें दिया क्या हुआ है। तो इसमें जो सबसे पहला हमारा दिया हुआ है कि कालाहांडी, तो आपको पता है कि यह बॉक्साइट बॉक्साइट का जो खदान है, यानी कि बॉक्साइट यहाँ से खनन होता है इसका। फिर है जावर, जावर का आपको पता होगा यहाँ से सीसा और जस्ता की खनन होती है। फिर कोलार, कोलार का खान आपको पता ही है सोना के लिए है कर्नाटक में, यानी कि ऑप्शन ए
और लास्ट में बच रहा है हमारा मोसेबनी, यह है तांबा का। तो इस तरीके से जो हमारा कॉम्बिनेशन है 3412 का, जो हमारे ऑप्शन देख लेती हूँ, ऑप्शन सी में है, इसीलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी। तो आपको पता होगा कि भूमि राजस्व का दर 1/6 था। और इसके अलावा अगर देखेंगे तो गुप्तकालीन में बहुत सारे कर जो है लिए जाते थे, और उन करों को आप देखेंगे तो भाग या हिरण्य या उपरीक ईटीसी के बहुत सारे नाम हैं, इसके द्वारा जो है यह कर वसूला जाता था इस नाम से। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नायब खुदाई कहा है, और कहा है नहीं, मतलब कहा था, सॉरी। तो आपको पता होगा कि जो बलबन था, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बलबन के द्वारा स्वयं को नायब खुदाई कहा गया, मतलब कि ईश्वर का प्रतिनिधि। और इसके अलावा बलबन की बहुत सारी चीजें हैं जो कि अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे रक्त और लौह की नीति है, फिर सिजदा प्रथा है, पैबोस है, और फिर नवरोज त्योहार है। ये सारा ही बलबन के द्वारा जो है, यानी इनके शासन काल में लाया गया था बलबन के द्वारा। आगे है हमारा कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी। तो ये भी आपको पता होगा कि मुंगेर। और इसका जो कारण है कि अंग्रेज जो है, जब इनका बहुत ज्यादा अंग्रेज का हस्तक्षेप इनके शासन काल में बढ़ने लगा, तो अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए इन्होंने अपनी राजधानी को परिवर्तित कर दिया था मुंगेर में। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कुली कुतुब शाह। और इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि राजा कृष्णदेवराय जो हैं, इनकी लिखी हुई बहुत फेमस पुस्तक है अमुक्त मालदेव। इनके अलावा जो है 8 तेलुगु जो कवि था, उनका एक समूह इनके दरबार में रहता था, और इन्हीं को जो है अष्ट दिग्गज बोलते थे। और इसके अलावा जो शिवाजी के दरबार में 8 मंत्रियों का एक समूह रहता था, तो उसको अष्ट प्रधान बोलते थे। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा अष्ट दिग्गज और अष्ट प्रधान में। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि गलत कथन पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा कि जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो ऐसा नहीं है। आपको पता है कि असहयोग आंदोलन को जो है वह रोक दिया गया था 5 फरवरी या फिर 4 फरवरी, कहीं पे 5 कहीं पे 4 फरवरी लिखा हुआ रहता है, 1922 ईस्वी में, जब चौरा चौरी का कांड हुआ था, जिसमें कि एक पुलिस थाने को जला दिया गया था और लगभग 22 पुलिसकर्मी उसमें जिंदा जल गए थे। तो इस कारण से जब उन महात्मा गांधी को लगा कि अब जो है आंदोलन हिंसक होता जा रहा है, तो इसीलिए उन्होंने इसे वापस ले लिया था। हालांकि बहुत ज्यादा इस टाइम पे विरोध भी हुआ था, पर इसके बावजूद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो इसीलिए जलियांवाला बाग नरसंहार इसका कारण नहीं है, बल्कि चौरा चौरी है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। चलिए देख लेते हैं। पहला है कि अशोक पहला ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। तो आपको पता ही है कि अशोक के द्वारा ही सबसे पहले अभिलेख लाया गया था। फिर दूसरा है कि अशोक के ज्यादातर अभिलेख जो हैं खरोष्ठी लिपि में है। तो नहीं, आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो इनका अभिलेख पाया गया है वो ब्राह्मी लिपि में है। तो इसीलिए दूसरा गलत हो जाएगा। और तीसरा है कि अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है, तो 13वां शिलालेख में। तो ये भी आप लोग को पता होगा। तो इसीलिए जो है हमारा तीसरा भी सही है। तो पहला और तीसरा सही है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि महात्मा गांधी के द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रही के तीसरे सत्याग्रह जो हैं, यानी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के, सॉरी, तीसरे सत्याग्रही कौन थे। तो आपको पता ही होगा कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है वो 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र का जो पवनार आश्रम आश्रम था, वहां से विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। और फिर इसमें जो है सेकेंड सत्याग्रह, प्रथम तो विनोबा भावे ही थे, दूसरे जो है जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया, और तीसरा ब्रह्मदत्त को। और ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत जगह जो है ब्रह्मदत्त का वर्णन नहीं मिलता है, आपको 2 तक ही देखने के लिए मिलेगा, एक तो विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे चलते हैं।
आगे दिया हुआ है कि नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि औजार पॉलिश किए जाते थे, तो बिल्कुल। फिर दूसरा है इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था, तो ये भी सही है, क्योंकि नवपाषाण काल में जो है यहाँ से खेती, आपको पता है कि यहाँ से खेती और अस्थायी जीवन का जो है वो अस्थायी तौर पे लोगों ने करना शुरू कर दिया था, तो इसीलिए इसमें जो औजार मिले हैं वो बारीक और काफी होता है कि एकदम सपाट और फिर उसपे पॉलिश किए हुए, तो इस कारण से इसको नवपाषाण काल का औजार का संज्ञा दिया गया। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है इसमें है कि 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था, तो बंबई में, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है कि सूफी संत एवं उसके विभिन्न सिलसिलों के संबंध में कौन सा कथन सही है, वो मिलान करना है, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला दिया गया है शेख निजामुद्दीन औलिया, तो ये आपको पता है कि चिश्ती संप्रदाय के थे। फिर है बहाउद्दीन जकारिया, और यह सोहरावर्दी से। फिर मियाँ मीर वाकी, तो इसका भी आप लोग को पता होगा कि यह कादरी संप्रदाय के थे। और अहमद सरहिंदी जो थे यह नक्शबंदी के। इसीलिए जो है हमारा जो है कॉम्बिनेशन 3214 का आ रहा है, तो ये हमारे 3214 ऑप्शन बी में दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत स्टेटमेंट ढूंढना है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट ही गलत है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो ऐसा नहीं है। रॉबर्ट क्लाइव नहीं बल्कि वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का सबसे पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था इसके तहत, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित का मिलान करिए सूची 1 को सूची 2 से, तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। इसमें पहला दिया हुआ है सीमांत गांधी, ये आपको पता ही है कि खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी की संज्ञा दी जाती थी। फिर है द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये भी आपको पता होगा कि दादा भाई नेहरूजी को यह बोला जाता था। फिर है महामना, महामना जो है मदन मोहन मालवीय जो थे इनको दी गई उपाधि थी। और लौह पुरुष भी आपको पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित संधियों को काल क्रमानुसार सजाइए, तो चलिए देखते हैं। इसमें अगर आपको पता हो तो अमृतसर की जो संधि हुई थी यह 1809 ईस्वी में। फिर बसीन की संधि 1802 ईस्वी में। श्रीरंगपट्टनम जो है ये 1792 में। और सलवई की संधि जो हुई थी यह हुई थी 1782 ईस्वी में। तो इस तरीके से हमारा जो कॉम्बिनेशन बन के आएगा 4321, जो हमारे ऑप्शन सी में है। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि इजराइल और उसके जो अरब पड़ोसियों के बीच योम किप्पुर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, तो यह ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अक्टूबर 1973 ईस्वी में। आगे है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रभावी राजस्व घाटा कितने रहने का अनुमान है, तो यह 0.3% का। और इसके अलावा आपको पता है कि राजस्व घाटा का जो अनुमान है 1.5% का। वहीं राजकोषीय घाटा जो है 4.4% और प्राथमिक घाटा जो है 0.8% तक का जो है लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य क्या मतलब अनुमान है, सॉरी, अनुमान रखा गया है कि इतना पे रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है, तो इस हमले को यूक्रेन ने क्या नाम दिया है, तो यह जो है ऑपरेशन स्पाइडर वेव, यानी कि ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने अपना पहला खिताब किस टीम को हराकर अपने नाम किया है, तो किंग्स 11 पंजाब को, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। और इसमें और भी याद रखिएगा कि इस आईपीएल में ऑरेंज कैप जो मिला था वह साई सुदर्शन को और पर्पल कैप मिला था कृष्णा को। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर है कि राफेल लड़ाकू विमान के उत्पादन के लिए फ्रांस के डसाल्ट एविएशन ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ मिलकर भारत में कहां पर उत्पादन इकाई लगाने की घोषणा की है, तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हैदराबाद में, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो एस महेंद्र देव को, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
ने पशु जैव प्रौद्योगिकी के प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद शाह के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक टीम ने भारत की पहली जीन संपादित डैश बनाकर एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। तो इनके द्वारा जो है वह भेड़ की एक जो है क्लोन तैयार की गई, या भेड़ की एक नस्ल बोल सकते हैं कि एक नस्ल तैयार की गई थी। तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यूनाइटेड किंगडम ने चौगोस द्वीप मॉरिशस को सौंपने के लिए समझौता किया है, और चौगोस द्वीप समूह की अवस्थिति किस महासागर में है? तो यह हिंद महासागर में है, आपको पता ही है। और अभी जो है इंग्लैंड के द्वारा इसके कुछ पार्ट को मॉरिशस को देने का घोषणा जो है वो रिसेंट में किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार को किस संवैधानिक निकाय का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो आपको पता है कि इनको संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और इससे जो पूर्व में थी वह प्रीति सूदन थी, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। और इसके अलावा आपको पता होगा कि अभी विधि आयोग का जो 23वां विधि आयोग अभी गठित किया गया है, और इसके जो आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं दिनेश माहेश्वरी, और फिर वित्त आयोग का भी अभी 16वां वित्त आयोग का गठन किया गया है, और इसके जो अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि पाकिस्तान ने भारत पर कई ड्रोन और मिसाइलें दागी। पाकिस्तान की यह कार्रवाई कथित तौर पर भारत के खिलाफ कौन सा अभियान के तहत किया गया था? तो आपको पता है कि पाकिस्तान के द्वारा ऑपरेशन बुनियास अल मरसूस, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह जो है भारत के द्वारा पाकिस्तान पे किया गया ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान के द्वारा किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है कि कर्नल सोफिया कुरैशी और किसने संयुक्त रूप से भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग का नेतृत्व किया था? तो यह जो है आपको पता है कि जो विंग कमांडर व्योमिका सिंह थी, इनके साथ और कर्नल सोफिया, यही दोनों थी। तो यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत इसमें 151वें नंबर पे है 180 देशों में, और वहीं जो है इसमें जो शीर्ष देश है वह नॉर्वे है, और जो सबसे लास्ट कंट्री है वो इरिट्रिया है। और आपको पता है कि जो फ्रांस स्थित एनजीओ है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, उसके द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक प्रत्येक वर्ष रिलीज किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस ट्रेन में देश का पहला एटीएम लगाया है? तो पंचवटी एक्सप्रेस में, यानी ऑप्शन बी सही है। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। तो यह मॉरिशस है, यानी ऑप्शन ए सही है। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है 2015 में भारत और फ्रांस के द्वारा जो है संयुक्त रूप से इसकी स्थापना की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय हवाई अड्डे और बंदरगाह का उपयोग करके तीसरे देशों को निर्यात करने के लिए किस देश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा को भारत ने वापस ले लिया है? तो बांग्लादेश को। और आपको पता है कि शेख हसीना के भारत आने के बाद और उनके पदत्याग के बाद जो है बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते काफी खराब चल रहे हैं, तो इस कारण से भारत सरकार के द्वारा जो है यह निर्णय लिया गया है। आगे है कि भारत की किस हस्ती को लिस्बन शहर के सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो आपको पता है कि अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा वहां पे विजिट किया गया था, तो उन्हें ही यह सम्मान प्राप्त हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि चौथा भारत अमेरिका त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रम्प 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह विशाखापट्टनम में, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, तो वर्ष 2025 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था? तो आपको पता होगा कि इसका थीम एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य के लिए योग, यानी ऑप्शन बी जो है वह सही है। फिर है आगे कि सरस्वती सम्मान 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो यह जो है साधु भद्रेश दास को, और यह संस्कृत के विद्वान हैं। और आपको पता होना चाहिए कि सरस्वती सम्मान जो है यह साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे सर्वोच्चतम सम्मानों में से एक है, और यह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रत्येक साल जो है दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक से संबंधित है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा 23 का ए। वहीं अगर हम लोग 22 देखें, अनुच्छेद 22 क्या कह रहा है?
तो इसमें जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण है। फिर अनुच्छेद 24 जो है, इसमें कारखानों पर जो बालक के कार्य करने के लिए जो नियोजन था उस पर रोक लगाया गया है, तो आप लोग को ये भी पता होना चाहिए। आगे है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय कौन सा रिट जारी करेगा, तो ये आपको पता है, अधिकार परीक्षा के तरह जो इसके तहत जो है इसमें रिट जारी किया जाएगा। और आपको पता है कि 5 तरीके का रिट जारी होता है, जिसमें कि बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है कि कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि मंत्री के अतिरिक्त कोई और सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयक को निजी विधेयक कहा जाता है, तो ये भी सही है। तो दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से कब लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी का जो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको पता होगा कि 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें प्रत्येक वर्ष जो है पूर्ण स्वाधीनता दिवस की जो बनाने की जो तिथि तय की गई थी वह 26 जनवरी की गई थी। और इसी कारण से जो है जब संविधान लागू हुआ तो इसी डेट को चुना गया था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत कथन बताना है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो गलत दिया हुआ है कि मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया था, तो ये गलत है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि इंदिरा गांधी से संबंधित निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें ऑप्शन डी गलत हो जाएगा कि लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में इन्होंने विदेश मंत्रालय का प्रभार संभाला था, जबकि इनके पास जो है उस टाइम पे सूचना मंत्रालय का प्रभार था, ना कि विदेश मंत्रालय का। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो इसका जो है देखेंगे तो डॉक्टर HP मोदी, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सदस्य नहीं थे। इसके अलावा आपको पता होगा कि इसमें जो है प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे और जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे थे, जिसमें से श्री AN गोपाल स्वामी अयंगकर, श्री अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और इनके अलावा KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, फिर N माधव राव, DP खेतान इत्यादि लोग इसमें शामिल थे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। उपबंध जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो मूल कर्तव्य से, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। और आपको पता होगा कि मूल कर्तव्य को जो है संविधान के भाग 4 के क में रखा गया है या 4A में रखा गया है और इसका जो अनुच्छेद है 51A है। और इसमें जो है आपको पता ही होगा कि टोटल 11 जो मूल कर्तव्य है उसको रखा गया है। और यह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसको जोड़ा गया था। और ये भी आप लोग को पता होगा कि मूल कर्तव्य का जो कॉन्सेप्ट है वह रूस से लिया गया था, यानी कि उस टाइम पे, अभी तो रूस है, उस टाइम पे सोवियत रूस था। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि 1976 का 40वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था, तो अनुच्छेद 297, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। फिर इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नए राज्यों के लिए राज्यसभा में सीट निर्धारण। क्योंकि आपको पता है कि आर्टिकल 3 के तहत जो है नए राज्यों का गठन, उसके क्षेत्रों में परिवर्तन और सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है। और यह जो है आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान संशोधन है उसके तहत यह नहीं आता है, यानी कि यह साधारण संशोधन के तहत आएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और उपयुक्त कथन में से कौन सा सत्य है वो बताना है। पहला है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग के विकास पर जोर दिया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। फिर है सरकार ने देसी उद्योग को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया था, तो ये भी सही है।
और तीसरा है कि पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों और योजनाओं की एक टोली ने यह योजना तैयार की थी, तो ये भी सही है। यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में समावेशी विकास की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना या 5 ईयर प्लान में मुखर हुई थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना, यानी ऑप्शन डी सही है। और 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था 2007 से 12 था, और इसमें जो लक्ष्य रखा गया था तेज और अधिक समावेशी विकास का, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और टोटल 12 पंचवर्षीय योजना भारत में चलाई गई थी, तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। आगे है कि नरेगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और उपयुक्त कथन में से कौन सा सत्य है वो बताना है। पहला है कि इसे 2005 में अपनाया गया था, तो बिल्कुल। दूसरा है इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाना था, तो ये भी सही है। फिर है 2 अक्टूबर 2009 को इसे मनरेगा नाम कर दिया गया, तो ये भी सही है। फिर है इसमें ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत मुख्य भूमिका निभाती है, तो ये भी सही है। इसमें चारों ही सही है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा कि 1, 2, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट है हमारा कि बेरोजगारी से जो संबंधित आंकड़े हैं निम्नलिखित में से कौन सी संस्था या मंत्रालय जारी करती है? तो यह जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। फिर है भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि होती है, तो यह होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यानी कि फाइनेंशियल ईयर का जो टाइम पीरियड है वो पूछ रहा है, तो आपको पता ही होगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति के 3 मूल उद्देश्य में शामिल है? तो यह जो है समृद्धि, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विरामावस्था से चल के एक ट्रेन 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से 1 मीटर तक चलती है। इतने समय में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी निकालें, तो आपको पता होगा दूरी का एक फॉर्मूला है S=UT और प्लस हाफ AT²। तो इसमें प्रारंभिक वेग नहीं दिया हुआ है, तो 0 है। फिर टी आपको दिया हुआ है 1 मिनट, और इसको आपको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना है 60। उसके बाद आप आएंगे तो देखेंगे आपका ए यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। तो इस तरीके से आप इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा 3600 मीटर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है इसमें गलत दिया हुआ है कि इसकी शुरुआत जो है 1979 में हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। इसमें आगे कह रहा है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? तो आपको पता है कि यह जो है जैसे ही दाब बढ़ेगा तो इसका गलनांक घट जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। और इसका कारण है कि गर्म करने पर जिस पदार्थ का आयतन बढ़ता है तो दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी बढ़ता है, जैसे कि एग्जाम्पल में घी है या मोम है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि मायोपिया या निकट दृष्टि दोष के संबंध में क्या सही है? तो इसमें जो है रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। और इसमें क्या होता है निकट दृष्टि दोष में, या इसको मायोपिया भी बोलते हैं, इसमें प्रकाश की जो किरणें हैं वो रेटिना के सामने केंद्रित होती है, ना कि रेटिना पर। और जिस कारण से क्या होगा कि जो दूर की वस्तु है वह धुंधली दिखाई देगी, और वहीं पे अगर निकट दृष्टि दोष में जो लेंस की जो वक्रता त्रिज्या होती है, या फिर बोलें तो उसकी जो फोकस दूरी है वह कम हो जाएगी, और इससे इसकी क्षमता बढ़ जाती है, जिस कारण से लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। तो ये भी आप लोग को पता होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि एक अवतल दर्पण की अभिसारिता घटाई जा सकती है इसे निम्न में डुबाकर, तो एल्कोहल में, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर आदि के हीटिंग एलिमेंट को बनाने के लिए नाइक्रोम मिश्र धातु का उपयोग ही क्यों किया जाता है? तो इसका जो कारण है कि एक तो नाइक्रोम का गलनांक अधिक होता है, इसका प्रतिरोध भी उच्च होता है, और नाइक्रोम जो है आसानी से ऑक्सीकरण से नहीं गुजरता है, तो इसलिए जो है सारा कारण है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, तो इसमें जो है एक तो नए पदार्थ का इसमें निर्माण होता है, फिर निकाय की जो एंथैल्पी में परिवर्तन हो जाता है, फिर उसके रासायनिक गुण में परिवर्तन हो जाएगा। तो सारा ही जो है इसके रासायनिक परिवर्तन के
साथ होने वाली प्रक्रिया है, इसीलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहीं अगर हम लोग भौतिक परिवर्तन देखेंगे तो भौतिक परिवर्तन जो होता है इरिवर्सेबल प्रवृत्ति का ना होके रिवर्सेबल होता है, क्योंकि उसको जो है हम पुनः उसके पहले वाले एलिमेंट में वापस से रिवर्स कर सकते हैं। जैसे कि आप बर्फ का एग्जांपल ले सकते हैं, तो जो बर्फ है उसको वापस से हम लोग पानी में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो इस तरह का जो परिवर्तन होता है तो उसको भौतिक में, और जो इरिवर्सेबल होता है जिसको हम लोग वापस से नहीं बना सकते, जैसे दही, दही को जैसे दूध से दही बनाते हैं और फिर दही से चाहेंगे दूध बना ले तो वो पॉसिबल नहीं है। तो वो सारा ही जो है रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत ऋणात्मकता जो है किसी परमाणु के डैश की क्षमता का मापक है। तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता का, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। आगे है कि धातुओं की जो विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम है वो बताना है। तो इसमें सबसे पहले पारा, फिर निकेल, फिर टंगस्टन और चांदी, इस तरीके से ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है। तो आपको पता होगा कि उसका जो प्रज्वलन ताप है बहुत कम होता है, अगर इसको पानी में नहीं रखेंगे तो यह स्वतः ही जलने लगेगा। चलिए आगे से देख लेते हैं। फिर है कि बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की जो बोतलें हैं वह किसकी बनी हुई होती है। तो पॉलीथीन की, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है कि कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली यानी कि डाइजेस्टिव जो सैक है वो कहलाता है। तो यह जो है आपको पता ही होगा कि लाइसोसोम, और लाइसोसोम जो है यह क्या करता है कि हमारे शरीर में जितनी भी मृत कोशिकाएं हैं उसको पचाने का कार्य करता है, और इसी कारण से जो है इसको लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। अब है कोलेरन कायमा जो बने होते हैं, तो यह बना होता है मृदु मृदु उत्तक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। फिर है निम्नलिखित में से किसे हार्मोन माना गया है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा कि विटामिन डी जो है इसको हार्मोन की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या हैं। तो यह है हैमर, एनविल और स्टेरम, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। और आगे दिया हुआ है कि डैश में शरीर में पेट की उपकला कोशिकाओं द्वारा स्रवित होता है। तो ये भी आपको पता है कि HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है यह अमाशय से रिलीज होता है, यानी कि जो पेट की उपकला कोशिका है उसके द्वारा। इसके अलावा आपको पता होगा कि जो ऑक्सीटॉक्सिन जो है यह पीयूष ग्रंथि रिलीज करती है, वहीं टेस्टोस्टेरोन जो है सर्टोली ग्रंथ के द्वारा रिलीज होता है। और यहीं अगर हम लोग पेप्सिन देखें तो पेप्सिन आपके बारे में पता होगा कि जो गैस्ट्रिक जूस है उसके द्वारा इसका स्रवण होता है, पेप्सिन का और रेनिन का। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित नहीं है। तो इसमें विषाणु जनित नहीं होगा हैजा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही है। फिर है एक परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है तब निर्मित दर्पण कौन सा होगा। तो यह अवतल दर्पण है जिसके अंदर की ओर जो है पृष्ठ वक्रित होता है। आगे है निम्नलिखित रोगों का उससे संबंधित विटामिन या खनिज से मिलान करिए। तो एक तो है कि कमी से होने वाला रोग और दूसरा तरफ विटामिन या खनिज है। तो चलिए मिलान करते हैं। पहला है स्कर्वी, तो स्कर्वी आपको पता है कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। फिर है घेघा, तो घेघा आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से। रिकेट्स आपको पता है विटामिन डी की कमी से। और एनीमिया जो है यह आयरन यानी कि ब्लड में आयरन की कमी से। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए जो है वह सही आंसर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि तत्व ए, बी और सी जो है डोबराइन के त्रिक के रूप में है। यदि ए का परमाणु भार 40 और सी का परमाणु भार 137 है तो बी का परमाणु भार कितना होगा। तो इसमें ए का दिया हुआ है 40 परमाणु भार और बी का 137 दिया हुआ है। तो इसमें अगर हम लोग बी का निकालें तो बी इक्वल्स टू ए प्लस सी अपॉन में 2 हो जाएगा। तो यह जो है लगभग 88 के बराबर हो जाएगा परमाणु भार। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें कह रहा है कि वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो वेद प्लस उक्त, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है मृगनयनी में कौन सा समास है। तो यह जो है कर्मधारय समास का एग्जाम्पल है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। और कर्मधारय में क्या है कि यह वैसा समास है जिसमें कि पूर्व पद या प्रथम पद विशेषण होता है और दूसरा पद
या उत्तर पद जो है वो विशेष होता है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो मृगनयनी में देखें कि जिनकी आंख जो है वो मृग के समान है, तो इसमें जो है कर्मधारय समास का एग्जाम्पल है। फिर आगे है द्वंद का दूसरा में, तो द्वंद आपको पता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन या फिर लोटा डोरी। अव्ययी भाव इसमें प्रथम पद अव्यय होता है, जैसे यथाशक्ति, तो यह अव्ययी भाव का एग्जाम्पल है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि यह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ ग्रहण करता है, जैसे कि चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर का अगर हम लोग जनरल में देखें तो जिनके सर पे चंद्रमा हो, तो यह आप सभी को पता है कि भगवान शिव के शीश पे यानी कि उनके सर पे चंद्रमा का वास है, तो यह जो है शिव के लिए प्रयुक्त किया जाएगा, यानी कि यह अपने सामान्य अर्थ को छोड़ के जो विशेष अर्थ है उसको ग्रहण करता है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे इसमें कह रहा है कि चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, तो यानी कि इसमें जो वॉइस में पेसिव वॉइस इसमें कौन सा दिया हुआ है वो सिलेक्ट करना है। इसका मतलब कि एक्टिव में हमारा सेंटेंस है। इसमें कह रहा है कि वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, तो इसका अगर हम लोग पैसिव फॉर्म चेक करेंगे तो हमारा पैसिव हो जाएगा प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि इनडेवियोर शब्द का विलोम शब्द होगा, तो यह हो जाएगा इनएक्टिविटी, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। और बेसिकली इनडेवियोर का जो जनरल मीनिंग हम लोग देखते हैं, जैसे एफर्ट या स्ट्रगल, तो यह जो है इसका सिनोनियम है, और इसको एंटोनियम यानी कि अपोजिट में पूछ रहा है तो इनएक्टिविटी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह कौन बना है, तो यह बधावन है महाराष्ट्र का, ऑप्शन बी सही आंसर है। और आपको पता होगा कि इंडिया में 13 बड़े पोर्ट हैं और 200 से ज्यादा जो है छोटे पोर्ट हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसमें है निम्न में से किन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है, तो ये भी आप सभी को पता होगा कि हेनरी डेरेजियो, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। फिर है प्रथम गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित की गई थी, तो 1950 ईस्वी में। और इसमें जो सबसे पहले जो अतिथि के रूप में आए थे वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे तत्कालीन उस टाइम के, सुकर्णो। चलिए आगे चलते हैं। और अभी जो 2025 में भी जो आए थे गणतंत्र दिवस पर, वो भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ही आए थे, और उनका नाम आप लोग को हालांकि पता होगा, मैं फिर से बता देती हूँ, प्रभावो सुबियांतो। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है, तो यह 23 अगस्त को। और आप सभी को पता होगा कि इस दिन जो है चंद्रमा 3 की सफल लैंडिंग की गई थी, तो इस कारण से जो है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसको अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। आगे है कि भारतीय वायुसेना को कितने कमांड में विभाजित किया गया है, तो 7 कमांड में। और आपको पता होगा कि भारतीय वायुसेना के जो है 60 से अधिक एयरबेस हैं पूरे भारत में, और जिसको 7 कमांड के तहत जो है बांटा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया था, तो 2021 में, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि एहपन जो लोक कला का संबंध किस राज्य से है, तो यह बिहार से। और एहपन जो है यह मधुबनी पेंटिंग में यूज किया जाता है, तो आपको पता होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है निम्नलिखित का मिलान करें। सूची 1 में पीढ़ी दिया हुआ है और सूची 2 में वर्ष अंतराल, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला इसमें है जनरेशन एक्स, तो ये जो है 1965 से 1980। जनरेशन वाई जो है यह 1981 से 1996। जनरेशन जेड जो है यह 1997 से 2010। और जनरेशन अल्फा जो है यह 2010 से 2024। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर है वह सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे जो है मैथमेटिक्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करके फिर आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। और अगर नहीं सॉल्व होता है तो आप हमें बता सकते हैं, और मैं आप लोगों के लिए या तो सॉल्यूशन टेलीग्राम पे और नहीं तो वीडियो बना के मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। तो चलिए अभी मैं आंसर बता देती हूँ। तो 95 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 4995। फिर है 96 का, तो इसका आंसर भी सी हो जाएगा, 256। फिर है 97, तो 97 का आंसर हो जाएगा 31,000, यानी कि ऑप्शन ए। फिर हमारा नेक्स्ट है 98, तो 98 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पिता की माता। फिर है 99, तो इसका आंसर हो जाएगा जे, यानी कि ऑप्शन ए।
फिर है 100, तो 100 का भी हो जाएगा ऑप्शन ए 27:43। इस तरीके से जो है हम लोगों ने एडिटोरिया का जो बिहार दरोगा का वॉल्यूम 2 आया है उसका सेट नंबर 2 हम लोगों ने देख लिया है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहां से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे बिहार दरोगा, फिर बीपीएससी और बीपीएससी के अलावा भी बहुत सारे कंटेंट आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है, तो आप लोग वहाँ से जुड़ के अपनी एग्जाम की तैयारी को और बेहतरीन बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमें अपना वैल्यूबल जो फीडबैक है कमेंट सेक्शन में आप वो भी बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अदर कोई कंटेंट चाहिए तो आप हमें वो भी बता सकते हैं। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि आपको आपके डिमांड के अकॉर्डिंग मैं कंटेंट लेके आऊं। चलिए, आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं तो आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।